हेलो बच्चों। आज हम शुरू करें बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। वैसे तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेकिन इसकी आज हम एडवांस डेफिनेशन की बात करेंगे। तो क्या होती है बेटा, फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब किसी भी लिक्विड का वो जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर के ऊपर उसका जो वेपर प्रेशर उस लिक्विड का वह बराबर हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर पर हम उसको क्या कहेंगे, वो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि एक बात इसमें याद रखेंगे, उसका यूज करेंगे हम कि जब हम व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द लिक्विड इट वेपर प्रेशर गेट लोवर्ड एंड हंस इट्स बॉइलिंग पॉइंट इवलेटेड। कि जब हम एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को, ठीक है, ऐड करेंगे लिक्विड के अंदर, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा आपके पास में, हम कैसे निकालेंगे उसको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से क्या घटा देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से क्या घटा देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। तो डेल्टा टी भी हमारे पास क्या रहेगा उसमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और टी एस क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और टी नोट बी क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। या मैं बी और लगा देता हूँ आपके पास में, तो आपको पता रहेगा। टी नोट, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ बेटा, टी नोट बी कर देता हूँ इसको, टी नोट बी। तो ये हो गया टी नोट बी, ये हमारे पास क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। ये किसका रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। इसको मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा कि ये चीज हमने निकालेंगे कैसे, इसको हम डायग्राम से देखेंगे बेटा। तो देखिए, ठीक है, तो हम ग्राफ बनाएंगे बेटा। ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। देखिए, तो इधर तो बेटा क्या है, वेपर प्रेशर, इधर क्या है आपके पास में, टेम्परेचर। और बेटा ये वो लाइन है आपके पास में जहाँ किसी भी, मतलब ये वो लाइन ड्रा कर रहा हूँ जहाँ क्या होगा आपके पास में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लाइन कौन सी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन है। किसी भी लिक्विड के लिए उसका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा वो, ये जो लाइन ड्रा की है क्या आपके पास में, मान लो रूम टेम्परेचर कितना होता है आपके पास में, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये 1 एटमॉस्फेयर, मतलब ये आपके पास में कौन सी लाइन होगी, एटमॉस्फेयर की लाइन होगी। देखो, आपको पता है बेटा एक प्योर लिक्विड होता है, क्योंकि हमें क्या निकालना, लिक्विड का। तो मैंने क्या लिया, एक प्योर लिक्विड लिया, मतलब सॉल्वेंट के रूप में मैंने क्या लिया बेटा, लिक्विड लिया। ये क्या है आपके पास में, सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट में क्या है हमारे पास, एक प्योर लिक्विड है। आपको पता है बेटा प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। मान लो यहाँ जो टेम्परेचर कितना है और वेपर प्रेशर क्या है, 0। मान लो यहाँ टेम्परेचर कितना है, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब नियरली क्या होता है, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। तो ये प्योर लिक्विड है बेटा, इसका कुछ तो, देखो प्रत्येक लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मान लेते हैं कि इसका वेपर प्रेशर यहाँ पर है। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर क्या है, यहाँ पर है। तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमें पता है वेपर प्रेशर क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो ये जो लाइन है वेपर प्रेशर वाली, यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन को क्या कर जाएगी, कट कर जाएगी। तो जहां से कट करेगी वहां पे मैं पॉइंट डिनोट कर देता हूँ बेटा। और ये जो पॉइंट क्या रहेगा, यही तो हमारा क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। भाई बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी,
कि भाई जिस टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए। ये हमारी लाइन कौन सी बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली। ठीक है, ये कौन सी बेटा, वेपर प्रेशर वाली। तो ये वो टेम्परेचर हो गया जहाँ से दोनों लाइन आपस में क्या कर रहे हैं, कट कर रही है, मतलब ये बराबर हो गई। ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर आपके पास में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो गया किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जहाँ से वो कट करी वहां से मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ बेटा। ठीक है, एक लाइन को हमने क्या कर लिया, यहाँ से ड्रॉ कर लिया बेटा। ड्रॉ कर लिया तो इस पॉइंट, ये कौन सी किसके लिए है आपके पास में, किसकी लाइन है, प्योर लिक्विड वाले की। तो मैं इसको नाम देता हूँ टी नोट बी। और ये लाइन कौन सी है आपके पास में, प्योर लिक्विड वाली लाइन है बेटा। ये कौन सी है, ये प्योर लिक्विड वाली लाइन है। फिर आपने क्या किया, ठीक है, एक पिक्चर के अंदर आपको क्या करना, आपको किसका करना है, सॉल्यूशन का। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन इन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द लिक्विड वेपर प्रेशर गेट लोअर। ये तो हमने पढ़ते आ रहे हैं पीछे से इस चैप्टर के अंदर। अब इसमें क्या था, सोलवेंट तो था बेटा, सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसमें अंदर सोलवेंट तो था। आपने क्या ऐड कर दिया इसके अंदर, सोल्यूट को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया, सोल्यूट को ऐड कर दिया। तो सरफेस के ऊपर आपके पास में सोलवेंट के मॉलिक्यूल भी होंगे और सोल्यूट के मॉलिक्यूल भी होंगे। तो मैं एक को डार्क कर देता हूँ, ये किसके आपके पास में, सोल्यूट के हैं, और बिना डार्क वाले किसके हैं, सोलवेंट के। तो अब ये क्या बन गया आपके पास में, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, सॉल्यूशन बन गया तो अब इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि प्योर का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का क्या होता है, कम। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस पे अब सॉल्यूशन का निकालोगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्योर लिक्विड क्या होता है, ज्यादा, और उसी टेम्परेचर पर, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे क्या होगा, कम। तो मान लो कम कितना होगा, यहाँ पर कर दिया मैंने कि यहाँ पर पॉइंट नोट कर दिया कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, क्योंकि प्योर लिक्विड का ज्यादा होता है और इसका क्या होगा, कम, सेम टेम्परेचर पे। तो फिर जैसे जैसे आप इसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, तो वेपर प्रेशर भी क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बराबर आ जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये वो पॉइंट हो गया जहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, बराबर। यहाँ से इस लाइन को क्या कर देता हूँ बेटा, ड्रॉ कर देता हूँ, और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बेटा यहाँ से। ये लाइन जो आई बेटा वो कौन सी आई आपके पास में, सॉल्यूशन वाली। सॉल्यूशन वाली को आपने क्या नाम दे रखा है बेटा, टी एस। ठीक है, क्या नाम दे रखा है बेटा, टी एस। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, टी एस सॉल्यूशन क्या आ गया। इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, डेल्टा टी बी। ठीक है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं बेटा, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे कैसे, डेल्टा टीबी आपने निकाला कैसे, फाइनल में से क्या घटा दिया, इनिशियल घटा दिया। फाइनल में से क्या घटा दिया, इनिशियल घटा दिया। फाइनल क्या है आपके पास में, टी एस। ठीक है, मतलब ये पॉइंट क्या आपके पास में किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका है, सॉल्यूशन का, माइनस, ठीक है, टी नोट बी। ये क्या आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका है, प्योर लिक्विड का, मतलब सॉल्वेंट का। तो आपने क्या निकाला, डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, टी एस माइनस में टी नोट बी आ गई। क्या आ गई बेटा, डेल्टा टी बी इजिकल टू क्या आ गया, टी एस माइनस में टी नोट बी। तो अब यहाँ से आपको क्या चीज पता चली कि यहाँ से जो डेल्टा टी बी है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपको इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे मिला है, जब आपने सोल्यूट को ऐड किया है। इसका मतलब जो इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और यहीं से हमें क्या मिला है, बॉइलिंग पॉइंट। जब आपने सोल्यूट को ऐड किया है तभी तो आपको क्या मिला है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, तो यही हमने बताया था कि आपने ये टर्म निकालनी थी, आपने डायग्राम से इसको अच्छे से समझ लिया बेटा। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए बेटा। ठीक है, देखिए फिर हमने क्या कहेंगे, अब इसका एक्सप्रेशन करके दिखाना है कि इल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है डेल्टा टीबी को। तो हमने क्या कहा कि इसमें कहा कि इल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। ठीक है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। तो डेल्टा टीबी, क्योंकि अमाउंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोल्यूट के ऊपर। और यहाँ कौन सी टर्म है कि कंसंट्रेशन की, मोलरिटी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलरिटी के।
तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी। यहाँ से इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के बी डॉट एम। ठीक है, के बी क्या है आपके पास में यहाँ पर, ठीक है, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। क्या है, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। और इसका दूसरा नाम भी है बेटा, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, इवलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, इवलोस्कोपिक कांस्टेंट। देखो लिख देता हूं मैं, इवलोस्कोपिक कांस्टेंट कंपोनेंट। ठीक है बेटा। अब मान लेते हैं कि बेटा कि लेट, यदि आपके पास में मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाए, 1, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाए आपके पास में, 1। ठीक है, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब ये जो टर्म है आपके पास में कितनी हो गई बेटा, 1 पुट कर दिया आपने, तो 1 पुट कर दोगे तो क्या होगा, देखो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, डेल्टा टी बी है वो बराबर हो जाए किसके, के बी के। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगी, के बी के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो मोलल इलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो मोलल इलिवेशन कांस्टेंट क्या हुआ आपके पास में, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइन, कांस्टेंट इज डिफाइन एज इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एज इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए सॉल्यूशन। कब है बेटा, जब सॉल्यूशन के पास में हैविंग मोलैलिटी की कंसंट्रेशन कितनी हो गई आपके पास में, 1, हैविंग मोलैलिटी 1। ठीक है, हैविंग मोलैलिटी 1। तो डायरेक्ट केबी क्या, केबी क्या होगा, केबी को ऐसे डिफाइन, केबी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिफाइन एज क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। तब जब आपने मोलरिटी कितनी पुट कर दी बेटा, यहाँ से 1 पुट कर दी, कितनी पुट कर दी, 1 पुट कर दी। ठीक है, अब हमें ड्राइव करके करना है कि मोलिकुलर मास ऑफ द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, कि हमें पता है, मैंने पहले बताया जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने शुरू की तब मैंने बताया था कि आपको कि सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या निकालते हैं, मोलिकुलर मास निकालते हैं किसका, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास में, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, मोलरिटी के। फिर हमने क्या किया, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, के बी इंटू मोलरिटी। ठीक है, तो अब देखो मोलरिटी क्या होती है आपके पास में, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलिकुलर मास। ठीक है, आपके पास में किसका, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या होता है बेटा, पर किलोग्राम वेट ऑफ सोलवेंट। नीचे क्या आता है आपके पास में, वेट आता है किसका, किलोग्राम में आता है, लेकिन किसका आता है, सोलवेंट का आता है। अब आप नंबर ऑफ मोल्स को खोल दो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, वेट, ठीक है, अपॉन में मोलिकुलर मास। ये किसका है, सोल्यूट का है, ये दोनों टर्म किसके हैं, सोल्यूट के हैं। ठीक है, इनटू में नीचे क्या है, पर किलोग्राम वेट ऑफ किसका, सोलवेंट का। ठीक है, यदि इसको हम ग्राम में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन में मोलिकुलर मास, ऊपर क्या आ जाएगा, 1000, तो अपॉन में वेट किस में आ जाएगा बेटा, ग्राम में। अब इस मोलरिटी की टर्म को कहाँ पुट कर दो, इसमें, इसको मान लो फर्स्ट, तो ये सारी वैल्यू किसमें पुट कर दो, फर्स्ट में। पुट इन वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दो बेटा। पुट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास में, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। ठीक है, और पुट कर दो वेट अपॉन में मोलिकुलर मास। ठीक है, इनटू में 1000 अपॉन में वेट, इसमें आ गया ग्राम। ये किसका है, लेकिन सोलवेंट का है। ये किसका है बेटा आपके पास में, सोलवेंट का है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सोलवेंट का ही क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मतलब ये टर्म हमें निकालनी, तो आप, ठीक है, सॉरी ये तो क्या किसका है, सोलवेंट का, और हमें किसका निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का निकालना है बेटा। किसका निकालना है,
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब आपको क्या निकालना है, ये वाली टर्म निकालनी है, मोलिकुलर मास। ठीक है, और ये क्या है, किसकी है, सॉल्यूट की है। तो आप जब इस टर्म को निकालोगे बेटा, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मोलिकुलर मास है, किसका है, सॉल्यूट का है। ठीक है, तो क्या टर्म बन जाएगी, डेल्टा टी बी आ जाएगी बेटा, बाकी सारी टर्म क्या रह जाएगी, एज इट इज रह जाएगी। क्या क्या हो गया आपके पास में, के बी इंटू में, ठीक है, वेट है ये किसका है, सोल्यूट का है बेटा। ठीक है, इंटू में क्या है, 1000। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा टी बी, और इंटू में क्या है, वेट है आपके पास में ग्राम में, किसका है, सोलवेंट का है, ये किसका है, सोलवेंट का। ये टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारे पास हमने क्या निकाल लिया, मोलिकुलर मास निकाल लिया बेटा, किसका, ठीक है, सोल्यूट का। किसका निकाला है, सोल्यूट का। ठीक है, ये हमारे पास मोलिकुलर मास आ गया किसका, सोलवेंट का। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, कि हमें ये बताना है कि डेल्टा टीबी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा टीबी क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी क्या होता है बेटा, के बी डॉट एम। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है, इसको डिफाइन किया है। ठीक है, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलैलिटी के। तो मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड नॉट इन नेचर। आपको पता है मोलैलिटी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, ना कि नेचर के ऊपर। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डेल्टा टीबी के। किसके है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो डेल्टा टीबी आल्सो डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड नॉट इट्स नेचर। ठीक है, तो डेल्टा टीबी है आपके पास में, वो भी अमाउंट पे डिपेंड करती है सोल्यूट की, ना कि नेचर के ऊपर। इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है आपके पास में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हंस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारी जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो कौन सी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ भी उसके हम एडवांस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। फ्रीज का मतलब क्या होता है, जब कोई लिक्विड से सॉलिड में आता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीज कहते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग कहते हैं। तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो जाएगा किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के। आप ये कहोगे कि सर सॉलिड का तो वेपर प्रेशर होता ही नहीं। ठीक है, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है, हर एक सब्सटेंस का वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है, लेकिन वो कैसा होता है, कम होता है, लेकिन होता जरूर है। ठीक है, सॉलिड के भी वेपर होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं। तो जिस टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो बराबर हो जाएगा आपके पास में किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाएगा। वहां से उसको हम क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पर आपको लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा सॉलिड के वेपर प्रेशर के, उसी को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको जब एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं लिक्विड के अंदर, तो उसकी वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो एक एक्सप्रेशन निकालना है हमें, वो क्या है, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और टी नोट एफ क्या है आपके पास में, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, और टी एस क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। तो डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और टी नोट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। और टी एच क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। तो इस कैलकुलेशन को हमें, ठीक है, ग्राफिकली क्या करना है, शो करके दिखाना है बेटा। तो मैं आपको इसको ग्राफिकली शो करके दिखाता हूँ कैसे, देख। तो यहाँ भी हम, ठीक है, ग्राफ डिनोट करेंगे किसके बीच में, वेपर प्रेशर के बीच में और आपके पास में टेम्परेचर के बीच। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखिए
इधर क्या है, वेपर प्रेशर है बेटा, इधर क्या है, टेम्परेचर है। तो आपने क्या कहा कि ठीक है, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर होगा किसके, सॉलिड के वेपर प्रेशर के। तो मान लो ये जो लाइन है आपके पास में, ठीक है, अब ये देखो, ये एक लिक्विड का बिकर, इसमें क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है, सॉलिड है। लेकिन ये सॉलिड किसका है, इसी लिक्विड की, इसी लिक्विड का क्या है, सॉलिड स्टेट है। ठीक है, इसी लिक्विड की क्या है, ये सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो जब यह सॉलिड स्टेट में होता है, इसका कुछ तो वेपर प्रेशर होगा ना, इसका कुछ तो क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर होगा। तो मान लेता हूँ कि ये एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके पास मेरा ये लाइन किसके लिए है, ये वेपर प्रेशर किसका, सॉलिड के लिए। ठीक है, ये लाइन किसकी है, सॉलिड वाले की है, सॉलिड स्टेट की है। जैसे कि आपने इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में डिनोट की थी क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेम उसी प्रकार से यहाँ मैंने क्या ड्रा करिए कि ये वेपर प्रेशर किसका, सॉलिड का। ठीक है, ये जो वेपर प्रेशर की लाइन डिनोट कर दी किसके लिए, आपके पास में सॉलिड स्टेट के लिए। अब होगा क्या, ये लिक्विड है आपके पास में, ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर कुछ तो होगा। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर कुछ तो होगा, मान लो इसका वेपर प्रेशर क्या है, यहाँ है बेटा। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर जब ये प्योर स्टेट में है आपके पास में, किस में है, ये प्योर में है, प्योर लिक्विड है, तो ये प्योर स्टेट में, तो इसका वेपर क्या है, ये है। लेकिन आपको पता है जैसे आप टेम्परेचर को घटाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, किस में कन्वर्ट होता जाएगा, सॉलिड में। तो जैसे जैसे आप, ठीक है, वेपर प्रेशर को घटाना, मतलब टेम्परेचर को घटाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होता चला आएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब यह इस सॉलिड वाली लाइन को क्या कर देगा, कट कर देगा। मतलब ये जो पॉइंट हो गए वो पॉइंट हो गया आपके पास में जहाँ लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये जो आप डिनोट कर रहे हो किसका है, ये लिक्विड वाले का है। ठीक है, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो गया किसके, सॉलिड के वेपर प्रेशर के। जहाँ इसको काटोगे आप क्या कर दोगे, वहां से एक लाइन को ड्रॉ कर दोगे बेटा। तो यहाँ से आप एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये किसके लिए, आपके पास में प्योर वाले के लिए। प्योर वाले को आप कैसे लिखते हो, टी नोट एफ। क्या लिखोगे, टी नोट एफ। अब देखो, अब क्या है आपकी, आपके पास में, अब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या करोगे इसमें, ये सॉल्यूशन बनाना है आपके पास में, ठीक है। तो इसमें क्या है, सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, सॉल्वेंट को भी ऐड कर दोगे और किसको ऐड कर दोगे, सोल्यूट को भी ऐड कर दोगे। तो सरफेस पे आपके पास में दोनों के पार्टिकल रहेंगे। ठीक है, सोल्यूट के भी और, ठीक है, सॉल्वेंट के भी। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास में, कम। तो जब सॉल्यूशन का करोगे बेटा, तो अब देखो लिक्विड का वेपर प्रेशर ये है, और सॉल्यूशन का जब आपने क्या कहा है कि जब आपने किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, घट जाएगा। तो मान लो उसका वेपर प्रेशर घट गया बेटा, यहाँ पर आ गया, पहले वाले से तो क्या हो गया, कम ही हो गया। ठीक है, तो ये जो लाइन, ये जो डॉट है किसके लिए आपके पास में, किसके लिए कर रहे हो, ये सॉल्यूशन वाले के लिए कर रहे हो। अब क्या करोगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को घटाओगे, ठीक है, तो आपके पास में वेपर प्रेशर पे क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। और एक टाइम इसमें भी ऐसा आएगा जब ये सॉलिड वाली लाइन को क्या कर देगा बेटा, कट कर देगा। ठीक है, यह सॉलिड वाली लाइन को क्या कर देगा, कट कर देगा। तो इसने कट कर दिया, यहाँ पर इसने कट कर दिया बेटा। ठीक है, तो ये वो टेम्परेचर हो गया आपके पास में जहाँ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर हो गया किसके, सॉलिड वाले के। तो जहाँ से कट करेगा वहां से लाइन ड्रा कर दो बेटा। ये कौन सी आपके पास में, सॉल्यूशन वाला है। ठीक है, ये आपके पास में क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को आपने किससे मान रखा है, टी एस से। तो आप इसको क्या लिख दोगे, टी एस। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया ये किसके लिए आ गया आपके पास में, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और ये आपके पास में किसका हो गया, ठीक है, प्योर लिक्विड वाले का। और इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ, और डेल्टा टी एफ क्या है आपके पास में, डिप्रेशन यानी फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप निकालते कैसे हो उसको, तो डेल्टा टी एफ बराबर होगा किसके, फाइनल में से क्या घटा दो, इनिशियल टी नोट एफ में से क्या घटा दो, टी एस। मतलब आपने क्या किया, प्योर में से किसको घटा दिया है, सॉल्यूशन का। ठीक है, प्योर में से किसको घटा दिया है, सॉल्यूशन।
तो आपके पास में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट आपके किसका? प्योर में से आपने किसको घटा दिया है? सॉल्यूशन को। ये हमारा क्या होगा बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और यही हमें निकालना था। देखो यही टर्म थी हमारे पास, जो हमने क्या कर ली अभी? कैलकुलेट कर ली बेटा। ठीक, तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, नेक्स्ट अब हम एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा टी एफ, ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो हमें पढ़ा है कि ये भी किसके डायरेक्टली होता है? मोलैलिटी। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? मोलैलिटी के। क्योंकि मोलैलिटी के क्यों? देखो ये सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है ना। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आया कब? जब आपने सोल्यूट को ऐड किया। एलिवेटेड कैसे हुआ? ठीक है, जब आपने किसको ऐड किया? सोल्यूट को ऐड किया, तभी तो आया। तो सोल्यूट की टर्म में आप अमाउंट ऑफ सोल्यूट की टर्म में डिपेंड कर रही है। तो यहाँ जो हम कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? मोलैलिटी लेते हैं। अब कई बच्चे पूछेंगे कि मोलैलिटी को क्यों यूज किया जाता है? तो मोलैलिटी को क्योंकि कुछ चीजें, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली दी होती हैं। तो मोलैलिटी क्या है कि हमें जो बुक है हमारी सभी में हमें क्या टर्म दी गई है? मोलैलिटी टर्म दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होती है। ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होती है। अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करती तो ये भी वेरीज करती। इसलिए ठीक है, किसको यूज किया है? मोलैलिटी। ये टेम्परेचर कैसी होती? इंडिपेंडेंट होती। इसलिए किसको यूज किया है? मोलैलिटी को यूज किया है। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मोलैलिटी के। तो यहाँ से हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? के एफ डॉट एम। के एफ क्या है? ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, या इसका दूसरा नाम भी है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मान लो कि लेट यदि आपके पास में मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाए? 1 हो जाए। लेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना? ठीक है, 1। तो आपके पास में क्या होगा? डेल्टा टी एफ भी किसके बराबर हो जाएगा? के एफ के बराबर आ जाएगा। डेल्टा टी एफ किसके बराबर आ गया आपके पास में? के एफ के बराबर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं? अब हम के एफ को डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, the depression in freezing point of a solution having of a solution having, ठीक है, मोलैलिटी 1। जब आपने मोलैलिटी को कितना पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। 1, ठीक है, इज कॉल्ड एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इज कॉल्ड इट्स मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या आ गया? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका एक्सप्रेशन बेटा। अब हम क्या निकालेंगे? ठीक है, अब हमें पता है सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं किसका? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। ठीक है, तो हम सॉल्यूट का क्या निकाल लेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका? सॉल्यूट का। तो एज वी नो दैट डेल्टा टी एफ किसके बराबर? अभी आपने निकाला के डॉट एफ एम। एम एम क्या है बेटा? मोलैलिटी। ठीक है, एम क्या है? मोलैलिटी। और मोलैलिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में पर किलोग्राम वेट ऑफ सोलवेंट। जब आप इसको डिफाइन करोगे तो क्या होगा? वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ये किसका है? सोल्यूट का। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका? सोल्यूट का, क्योंकि आपने नंबर ऑफ मोल्स को खोल दिए। नीचे क्या है? वेट है। ठीक है, किसका है? सोलवेंट का। किसमें? किलोग्राम में। यदि आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहो तो आप क्या लिखोगे? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का है। ठीक है, और इसको ग्राम में लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसमें वैल्यू में पुट कर दो, डेल्टा टी एफ में पुट कर दो। तो क्या पुट करोगे? के एफ। और मोलिकुलर मास की जगह क्या पुट कर दोगे? वेट। हम डायरेक्ट लिखते हैं वेट अपॉन में मोलिकुलर मास। ठीक है, आपको पता है किसके हैं? सोल्यूट का। 1000 अपॉन में वेट में इसके लिए ग्राम लगा देता हूँ ताकि इन दोनों में डिफरेंस रही। किसका है? सोलवेंट का है। और ये किसका है? सोल्यूट का है। और मोलिकुलर मास भी किसका है? सोल्यूट का है। तो आपको मोलिकुलर मास निकालना है किसका? सोल्यूट का। तो निकाल दो।
मोलिकुलर मास सॉल्यूट का निकालोगे तो डेल्टा टी एफ कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, के एफ। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, देखिए के एफ इंटू में वेट ऑफ सोल्यूट इंटू में 1000 अपॉन में, ठीक है, डेल्टा टी एफ और इंटू में वेट ऑफ किसका है, ग्राम में है, किसका है, सॉल्वेंट का है, किसका है, सॉल्वेंट का है। ठीक है, किसका है, सॉल्वेंट का है। ठीक है, to prove that delta TF is a colligative property। अब हमें ये करना है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम जानते हैं कि भाई डेल्टा TF किसके बराबर है, के एफ डॉट एम। ठीक है, के एफ क्या है, ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, एम क्या है, मोललिटी। तो डेल्टा TF किसके बराबर है आपके पास में, मोललिटी के। मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट इन नेचर। हमें पता है कि जो मोललिटी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है, ना कि नेचर के ऊपर। तो डेल्टा टी एफ आल्सो डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड हंस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मोललिटी किसके बराबर है, डेल्टा टी एफ के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा टी एफ है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, सोल्यूट पे डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगा, ना कि नेचर पे। ठीक है, इस प्रकार से हमने दोनों प्रॉपर्टी को कर लिया बेटा। अब हम देखते हैं दोनों के साथ में क्या कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि भाई इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और दूसरी टर्म क्या पढ़ी, ठीक है, एक तो आपने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा क्या पढ़ा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरी टर्म क्या पढ़ी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो दोनों में डिफरेंस दिखे। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, डेल्टा टी बी, और वो क्या था आपके पास में, आपने क्या निकाला था भाई, ठीक है, सॉल्यूशन में से किसको घटा दिया था, प्योर वाले को, टी नोट बी को। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया था, ठीक है, सोलवेंट में से प्योर वाले में, तो इसको पहले आपने किससे रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा टी एफ से। यहाँ उल्टा किया था आपने, क्या किया था, यही तो गलती करते हो, सबसे बड़ी गलती यही होती है। यहाँ हम क्या करते हैं, डेल प्योर वाले में से किसको घटाते हैं, सॉल्यूशन वाले को घटाते हैं। ये दोनों में डिफरेंस। यहाँ प्योर सॉल्यूशन में से किसको घटाते हैं, प्योर वाले को, और यहाँ प्योर में से किसको घटाते हैं, सॉल्यूशन वाले को। तो ये याद रखना, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में क्या आता है, मोलरिटी के बी। ठीक है, के बी क्या है आपके पास में, मोलल इलिवेशन, ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, आपके पास में क्या है भाई, ठीक है, और के एफ आपके पास में यहाँ क्या है, एम के एफ। के एफ क्या है आपके पास में, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, फिर आपने क्या करते हैं, देखो अब ये हो गई, ये तो उनकी बात हो गई बेटा डिफरेंस की। अब हम ये बात करेंगे यहाँ पर इनके यूनिट की, यूनिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट ऑफ के एफ एंड के बी। ठीक है, यूनिट ऑफ के एफ एंड के बी, इन दोनों की यूनिट को कैसे डिटरमाइन करोगे, तो देखिए। ठीक है बेटा, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, आपको पता है कि एक प्योर लिक्विड लेता हूँ, ठीक है, वाटर, प्योर लिक्विड आपके पास में प्योर वाटर लेता हूँ। ठीक है, तो वाटर कैसे मिल रहा है, H2O। तो आपके पास में क्या होगा बेटा, इसका जो, ठीक है, डिप्रेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो उससे पहले देखो दोनों में क्या है, आपने एक चीज देखी होगी कि दोनों में क्या चीज कॉमन है, टेम्परेचर है, डेल्टा टी। ये क्या आपके पास में टेम्परेचर ही तो है, डेल्टा टी भी डेल्टा टी एफ। ठीक है, और अपोन में क्या है, मोलैलिटी। अपोन में क्या आ जाएगी, मोलैलिटी, जब आप के बी और के एफ की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो टेम्परेचर किस में होता है, डिग्री सेल्सियस में। मोलैलिटी क्या होती है, मोलल में। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, और मोलैलिटी क्या होती है, मोल पर किलोग्राम। तो मोल किलोग्राम कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, किलोग्राम में आ जाएगी। ठीक है, किलोग्राम में आ जाएगी, क्योंकि ये ऊपर होता है बेटा आपके पास में। तो केल्विन किलोग्राम पर मोल आती है आपके पास में। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए अब। तो वाटर का फ्रीजिंग डिप्रेशन कितना होता है, 1.08
ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन में मोल। और इसका केबी की वैल्यू कितनी, ये किसकी है, केएफ की, और ये किसकी है, केबी की। तो इलिवेशन मोलल इलिवेशन कांस्टेंट कितना आता है, इसका कितना आता है, 0.520 डिग्री सेल्सियस अपॉन में मोल। आपने देखा होगा यहाँ से कि वाटर के लिए आपके पास में, ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1.08, और इलिवेशन की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 0.52। तो आपने क्या आइडिया लगाया बेटा, यहाँ से क्या देखने को मिला कि आपने इससे क्या देखा कि केएफ की वैल्यू ज्यादा है आपके पास में किससे, केबी से। केएफ की वैल्यू ज्यादा है आपके पास में किससे, केबी से, क्या है बेटा, ज्यादा है। ठीक है, केएफ की वैल्यू ज्यादा है किससे, केबी से। तो ये क्या है कि बेटा किसी भी लिक्विड के लिए केएफ की वैल्यू ज्यादा ही होगी किससे, केबी से। ठीक है, किसी भी प्योर लिक्विड के लिए, ठीक है, केएफ की वैल्यू हमेशा ज्यादा ही आएगी किससे, केबी से। किसे आएगी आपके पास में, ज्यादा ही आएगी। तो आपने ये चीज देख भी ली, नोट भी कर ली, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि केबी की वैल्यू कई बार हमें इस प्रकार से भी निकालनी पड़ सकती है। वो थर्मोडायनेमिक का एक फार्मूला होता है बेटा, केबी इज इक्वल टू क्या होता है, आर, ठीक है, टी बी का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में 1000, ठीक है, एल वी, ठीक है। तो यहाँ पर आर जो है बेटा वो क्या है, गैस कांस्टेंट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। टीबी क्या है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और एलवी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। और बेटा लेटेंट हीट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या होती है, डेल एच वेपराइजेशन, ठीक है, अपॉन में मोलर मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सोलवेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम किसको निकाल लेंगे बेटा, केएफ को भी निकाल सकते हैं। केएफ को निकाल लो, ठीक है, वो क्या होता है, आर आपके पास में, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टीएफ का स्क्वायर अपॉन में 1000, ठीक है, एल एफ। तो आपके पास में यहाँ क्या, टीएफ क्या है, आर वही बेटा क्या है, गैस कांस्टेंट, ठीक है, और टीएफ क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के लिए है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। एल एफ क्या है, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेटेंट हीट किसको कहते हैं, हिडन एनर्जी को कहते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट किसको कहते हैं, हिडन एनर्जी को क्या कहते हैं, हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो फ्यूजन के अंदर तो क्या होता है कि आपके पास में, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, और वेपराइजेशन में क्या होता है आपके पास में, लिक्विड से किस में जाता है, गैस के अंदर जाता है, लिक्विड से किसके अंदर जाता है, गैस के अंदर जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास में, ठीक है, लेटेंट हीट जो है एल वी है, वो ज्यादा होता है आपके पास में किससे, एल एफ से। क्यों, क्योंकि के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना इसके, देखो। तो आपने क्या पढ़ा था, के बी, ये किसका है, के बी, तो के बी तो कम होता है किससे, के एफ से। ये दो रिजल्ट याद रखना, उल्टे होते हैं, क्योंकि के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन के। तो के बी क्या होता है, के बी की वैल्यू क्या होती है, कम, ठीक है। तो एक दूसरे क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। एल भी ज्यादा है यहाँ एल एफ से, लेकिन के भी कम होता है किससे, के एफ से। तो ये रिजल्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यदि नीट आईआईटी की तैयारी करते हो तो आपके बहुत ही जरूरी है ये, ठीक है। इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है आपके पास में। तो इस प्रकार से हमने, ठीक है, इस यूनिट को डिफाइन किया, ठीक है, इसके पूरे एक्सप्रेशन को डिफाइन किया। तो यूनिट अगर फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तो ये थी आपके पास में। तो इसको हम, ठीक है, के एफ और बेटा के बी की आपके पास में मिनट ध्यान रखना क्या आ गई, केल्विन, किलोग्राम, मोल, इनवर्स, ठीक है। के बी, के एफ एंड के बी यूनिट क्या आ गई, केल्विन, किलोग्राम, मोल, इनवर्स।
ये यूनिट आपको अच्छे से याद करनी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, केल्विन मोलैलिटी इनवर्स, ऐसे भी आ सकते हैं। दोनों प्रकार से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। केएफ एंड केबी की यूनिट। आई होप आपको सारे कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।